Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ठंड का मौसम है और ऐसे में सभी लोग खुद पर ढेर सारे गर्म कपड़े लादे रहते हैं। लेकिन आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा अपने परिवार के लोगों और कुछ दोस्तों को कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लग रही है काफ़ी सारे गर्म कपड़े पहनने के बाद भी, या उनके हाथ पैर काफ़ी ठंडे हैं। और अक्सर ऐसा कहने वालों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। आज हम सेहत में इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे व्यूअर सुरजीत ने हमें मेल लिखकर इसी से जुड़ा सवाल पूछा है। सुरजीत का कहना है कि उनकी माँ को बाकी लोगों से ज़्यादा ठंड लगती है। उन्हें लगा पहले कि शायद ये कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए जिसके बाद उन्हें पता चला कि सुरजीत की माताजी की थायराइड ग्रंथि ज़रूरत से कम काम कर रही है। इस वजह से उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो गई है। इस वजह से उन्हें ज़्यादा ठंड भी लग रही है। अब सुरजीत चाहते हैं कि मैं अपने शो में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ठंड ज़्यादा क्यों लगती है इस पर डॉक्टर से बात करें। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों होता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि ग्रंथि है जो कि हमारे गले के आगे वाले हिस्से में सिचुएटेड होती है। बटरफ्लाई शेप होता है इसका, और इसका फंक्शन होता है T3 और T4 हार्मोन बनाना। ये दोनों हार्मोन ही हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, हार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी प्रभावित करते हैं। अब थायराइड से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। इसमें से हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि T3 और T4 थायराइड हार्मोन्स का शरीर में कम बनना होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि T3 और T4 का जरूरत से अधिक हमारी शरीर में मात्रा होने को कहलाया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें से ज़्यादा कॉमन है और अधिकतर मरीजों में देखा जाता है। सर्दियों में यानी कि ठंड में तापमान कम होने के कारण बॉडी को जो वार्मथ जनरेट करनी है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। इसी कारण जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि T3 T4 हार्मोन जो थायराइड के हार्मोन हैं वो मेटाबॉलिज्म से ही संबंधित हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही रेगुलेट करते हैं, तो T3 और T4 की मात्रा जो है उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि बॉर्डरलाइन हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी बढ़ जाती है सर्दियों के मौसम में। और ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी हाइपोथायरॉयड हैं और दवा खा रहे हैं उनकी भी दवाई की डोज कई बार सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करना होता है वो डिपेंड करता है T3 T4 के हार्मोन के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। हाइपोथायरॉयडिज्म अधिकतर एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है और बढ़ती उम्र के साथ इसका परसेंटेज बढ़ता जाता है। ये कहा जा सकता है कि 50 साल के ऊपर लगभग 15 से 20% महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों के परिवार में हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं उनको भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने का रिस्क होता है, और मोटापा या डायबिटीज़ से अगर आप सफ़र करते हैं तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे कि मैंने बोला T3 और T4 हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से कम होती है, और क्योंकि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं तो ओवरऑल हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और जितने ऑर्गन फंक्शंस और प्रोसेसेस हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अधिकतर देखा जाता है कि थकान हो सकती है और उनकी सांस फूल सकती है। इसके अलावा उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन से जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे बॉडी में वार्मथ भी जनरेट होती है, तो इस कारण हाथ पैर ठंडे भी फील हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन ड्राई और कोर्स होने लगती है, बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी इफेक्ट करते हैं। तो महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो इरेगुलर हो सकते हैं और इनफर्टिलिटी की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को। इसके अलावा कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कोई भी सिम्टम्स ना हो, ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे पेशेंट्स में ये बीमारी साइलेंट भी हो सकती है और सिर्फ रूटीन डायग्नोस्टिक टेस्ट के दौरान ही डायग्नोस हो सकती है।
वैसे तो इस बीमारी से पूरी तरीके से नहीं बचा जा सकता क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून जेनेटिक बीमारी होती है बहुत सारे पेशेंट्स में, तो ये उसके चलते होती है। और उसके अलावा बट अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, प्रोसेस फूड्स को अपनी डाइट में अवॉइड करते हैं, अपने एक हेल्दी वेट को मेंटेन करते हैं, मोटापे से बचते हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखती हैं और हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस को कम कर सकती हैं। और हाइपोथायराइडिज्म से अगर आप सफर करते हैं तो उसके उपचार को बेटर कर सकती हैं, उसके ट्रीटमेंट को बेटर कर सकती हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हाइपोथायराइडिज्म बीमारी को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया जाए या डायग्नोज कर लिया जाए तो इस बीमारी का इलाज करना बहुत ही सिंपल है। और इस बीमारी में हम थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट यानी कि जो हार्मोन T3 T4 हमारी बॉडी में कम मात्रा में बनता है हाइपोथायराइड पेशेंट्स में, उसको हम गोली के स्वरूप में पेशेंट्स को देते हैं। तो प्रॉपरली उसका डोज अगर हम एडजस्ट करते हैं तो इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है और इसके सारे लक्षण भी रिकवर हो जाते हैं और सारे इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो सुना आपने, हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी से पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता क्योंकि एक ऑटोइम्यून बीमारी है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को सामान्य से ज़्यादा ठंड लग रही है तो एक बार थायराइड की जांच ज़रूर करा लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए देर से सोने की आदत आपके मूड को कैसे खराब कर देती है। हेल्दी शरीर के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी है, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में लोगों की नींद ही पूरी नहीं हो पा रही। वजह है स्क्रीन टाइम का बढ़ना, यानी लोग बहुत लंबे लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। इस वजह से नींद आने में देर हो जाती है। खासकर अगर सोने से पहले आप मोबाइल चला रहे हैं तो आंखें बंद करने के बाद भी करीब आधे से 1 घंटे तक आपको नींद नहीं आती। इस वजह से सोने का समय और पीछे खिसकता जाता है, यानी जहां आप पहले रात में 11 बजे या 10 बजे सो रहे थे, अब मोबाइल चलाने की वजह से आप रात में 2 बजे या 3 बजे सोते हैं और इस वजह से सुबह उठने के बाद काफ़ी थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। डॉक्टर करण राजन ने अपनी यूट्यूब रील पर इसी समस्या के बारे में बात की है। डॉक्टर करण के मुताबिक आमतौर पर रात भर में किसी भी व्यक्ति की नींद को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी आंखों में कोई मूवमेंट ना होना। सोने के कुछ देर बाद ही हिस्सा शुरू हो जाता है और 3 से 4 घंटे तक रहता है। इस दौरान नींद गहरी होती है, ज़्यादातर सपने नहीं दिखते और सपने ना दिखने की वजह से आंखें बंद होने के बाद पुतलियाँ नहीं हिलती। इसके बाद शुरू होता है नींद का रैपिड आई मूवमेंट वाला हिस्सा। इसमें नींद हल्की होती है, सपने दिखते हैं, जिस वजह से आंखें बंद होने के बाद भी पुतलियां हिलती रहती हैं। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति 10 बजे के बाद सोने में जितनी ज़्यादा देर करेगा, उसके नींद का नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला हिस्सा यानी गहरी नींद वाला हिस्सा उतना ही कम हो जाएगा। और अगर 2 बजे के बाद आप सो रहे हैं तो फिर गहरी नींद कम और हल्की नींद ज़्यादा आएगी। इस वजह से शरीर ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाता और सुबह उठने के बाद थकान, चिड़चिड़ापन महसूस होता रहता है। अगर ऐसा लंबे समय तक चला तो ये ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास हेल्थ टिप। जानिए खुद को ओवर ईट करने से कैसे रोकें। लोग अक्सर वेट गेन के लिए ओवर ईटिंग को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ओवर ईटिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना। और ओवर ईटिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे जुड़े तमाम आर्टिकल्स आपने ज़रूर पढ़े होंगे और उनमें दिए गए टिप्स को फॉलो करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप सच में ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवर ईटिंग किस वजह से होती है। इसी मुद्दे पर न्यूट्रिशनिस्ट राशि चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। राशि बताती है कि ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा कारण है अंडर ईटिंग, यानी शरीर को रोजाना जितनी कैलोरी चाहिए आप दिन भर में उतनी कैलोरी उसे नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि डाइटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर या काम के चलते समय पर खाना न खा पाना। आमतौर पर पुरुषों को रोजाना करीब 2500 और महिलाओं को करीब 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अगर आप इससे कम कैलोरी लेंगे तो बॉडी को ऐसा लगता है कि खाने की कमी हो गई है, इसलिए बॉडी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है। इस वजह से बॉडी के अंदर जो कैलोरी बर्न होने की स्पीड है वो कम हो जाती है। इसका नतीजा होता है थकान, कमजोरी और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं। अंडर ईटिंग की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। इस वजह से खाने के लिए क्रेविंग होती है और ओवर ईटिंग हो जाती है। जैसे कि बॉडी में अगर आयरन की कमी हुई तो मीट की क्रेविंग होती है और अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है और इन क्रेविंग के चलते आप इन चीज़ों को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हो जाती है ओवर ईटिंग। इस वजह से सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ता बल्कि टाइप 2 डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब समझे, वजन घटाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप अंडर ईटिंग करने लगे। शरीर को जरूरत भर कैलोरीज देते रहें
ताकि आप ओवर ईटिंग से बचे रहेंगे। अच्छा, आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम आयुष, देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।